हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे HPSC PGT हिंदी सब्जेक्टिव पेपर के लिए। और इससे पहले भी मैंने बहुत सी क्लासें डाली हुई हैं, जिसने नहीं देखी वो भी देख लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इस पार्ट से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। देखिए, ये मेरा अनुमान है कि यहाँ से आएंगे। वैसे तो आपके पाठ्यक्रम में है ये, लेकिन यहाँ से प्रश्न कैसे बन सकते हैं, क्योंकि यह हमारे देश भारत माता यानी हमारी भारत माता का यहाँ पर जिक्र किया गया है। और इसके लेखक हैं इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमें विस्तार से चलो इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको जानकारी होती चली जाएगी। भारत माता की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? अक्सर लेखक जब स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आयोजित सभाओं को संबोधित करने के लिए जाता तो वह अपनी चर्चा का विषय भारत माता को, भारत देश को बनाता। भारत देश की चर्चा वे भारतीयों से करते। तो एक बार फिर से देख लीजिए। अक्सर लेखक जब स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आयोजित सभाओं को संबोधित करने के लिए जाता तो वह अपनी चर्चा का विषय भारत देश को बनाता। भारत देश की चर्चा वे भारतीयों से करते थे। तो ये उस समय लिखा गया था। ये पाठ जो स्वतंत्रता प्राप्ति यानी 1947 से पहले का लिखा हुआ पाठ है। और इनका जो लेखक का मकसद था, लेखक हमारे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री यानी प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इस लोगों को यानी जो युवा वर्ग है खासकर उनको जागरूक करने के लिए ये पाठ लिखा है। और उनसे जो उनकी जो जगह जगह पर जाकर भाषण देते थे, युवाओं को जागरूक करते थे और ये संगोष्ठी करते थे। तो इसके बारे में इन्होंने लिखा है कि वैसे किस किस दौर से और किस प्रकार ने युवाओं को जागरूक किया है। नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? ठीक है, तो नेहरू जी भारत के सभी किसानों से भारत माता की जय का अर्थ है ये प्रश्न बार बार करते थे। कहने का अभिप्राय ये है कि जब वो जाते थे भाषण देने के लिए, सभाओं को संबोधित करते थे, सभाएं करते थे, तो सभी जो नागरिक थे देश के, चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं और या महिला है, पुरुष, सभी भारत माता की जय जय का नारा लगाते थे। क्योंकि इससे एक युवाओं में, एक सभा में एक जान आ जाती थी, जोश भर जाता था। तो वो बोलते कि आप बोलते हो भारत माता की जय, इसका क्या अर्थ है, आप क्यों बोलते हो, भारत माता कौन है? तो इस पर ये पूरा पाठ लिया गया है। इसके अर्थ को समझाते हुए पूरा पाठ में, मतलब इस पाठ का उद्देश्य यही है कि भारत के लोगों को, भारत के नागरिकों को जागरूक करना देश की आज़ादी के लिए। ठीक है, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए इसलिए आसान था क्योंकि वे पुराने महाकाव्य पुराणों की कथाओं से अवगत थे। कई लोगों ने देश के चारों कोनों में स्थित विभिन्न तीर्थों की यात्रा की थी। पुराणों में देश की महानता संबंधी बातें उन्हें पढ़ी थी। तीर्थों की यात्राएं करने के वे सभी सीमाओं से अवगत थे। अब चारों दिशाओं को बताने लेखक के लिए आसान था। मतलब ये था कि वो जब भी अपने भाषण देने के लिए सभाओं में जाते तो उनको ये पूरे विश्व के बारे में बात करते थे। भी इस कोने में ये देश है, ये देश है, उन्होंने ऐसे आज़ादी प्राप्त की, इसलिए उदाहरण देते थे ताकि उन उदाहरणों के द्वारा हमारे देश के युवा जागरूक हो सकें और अपनी आज़ादी के लिए लड़ सके, अपने देश को आज़ाद करवा सके। तो उनके लिए इतना ये आसान यूँ हो गया था कि वहाँ जो हमारे देश के नागरिक हैं, यानी हमारा जो देश है उस धार्मिक देश रहा है, धर्म में विश्वास करता है शुरू से ही, और ये भिन्न धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। तो वो महाकाव्य पुराणों को तो पढ़ते थे, उनकी कथाओं से अवगत थे। इसके साथ ही ये था कि वो विभिन्न तीर्थों की यात्रा भी की थी। तो वहाँ जो जिस तीर्थ का जिक्र करते तो वहाँ पर वो यात्रा कर चुके होते थे, इसलिए उनको बताना लेखक के लिए और भी आसान हो जाता। देखिए भाई, ईमारस की अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो ईमारस के मॉडल टेस्ट पेपर मैंने 10 डाल दिए। जिसने नहीं देखे हैं तो ईमारस के मॉडल टेस्ट पेपर भी देख लेना। या तो पिछली परीक्षा में पूछे गए या फिर पूछे जाने की संभावना है। अगर आपने 10 से मॉडल टेस्ट पेपर कर ले तो कहीं ना कहीं आप कोई भी परीक्षा देंगे
तो आपको अच्छा एक पेपर तो ज़रूर बन जाएगा, क्योंकि मतलब एक में मैं कम से कम ये लगा ले, वैसे 60 प्रश्न है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो मौखिक भी मैं करवाती हूँ तो 80 प्रश्न मान के चले। तो इस प्रकार से मैंने लगभग 1800 के आसपास मैंने प्रश्न करवा दिए। जिसने नहीं देखे 1 से लेकर 10 मॉडल टेस्ट में वो भी देख लेना। HPSC सब्जेक्टिव की मैंने बहुत सी क्लासें डाल रखी, वो भी ज़रूर देखें। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय आपका खराब नहीं करूँगी। किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ धरती से लेते थे। मतलब कि किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ धरती से लेते थे। अब क्या है, बोलते थे लेखक कि भारत माता कौन है, तो वो कहते भारत माता हमारी धरती है। ठीक है, तो ये इतना ही है, इसमें ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको ये प्रश्न इस प्रकार से मिलेंगे कि 1 नंबर का, 2 नंबर का, 10 नंबर का। बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि सारे प्रश्न 10 नंबर के या 15 नंबर के, ऐसा कुछ नहीं है। सभी प्रश्न आपको अलग अलग प्रकार के मिलेंगे। भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? भारत माता के लिए नेहरू जी की अवधारणा थी कि भारत देश की प्रत्येक वस्तु, चाहे वो सजीव है या निर्जीव है, देश का अंग है। प्रत्येक वस्तु, वनस्पति, प्राणी, पहाड़, नदी, सब भारत माता है। तो क्या है कि जब लेखक पूछते थे देश के नागरिकों, युवाओं को भी भारत माता कौन है, तो ये बोलते थे धरती से भारत माता, बस इतना सा जवाब होता था। लेकिन लेखक उन्हें समझाते थे कि भारत देश में चाहे वो सजीव है, निर्जीव है, पहाड़ है, वनस्पति है, वस्तु, जो भी चीज़ है, वो सब कुछ भारत माता है। और आप भी भारत माता ही हो, यानी आप भी भारत माता का एक अंश हो। माफ़ कीजिए। तो इससे क्या है, युवाओं में एक नया जोश भर जाता था कि हम भी भारत माता का एक अंश हैं। आज़ादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? अभी आज़ादी से पूर्व की बातें कर रहे हैं। आज़ादी से पूर्व किसानों को गरीबी, कर्जदारी, पूंजीपतियों द्वारा किए शोषण, जमींदारों के गए शोषण, महाजनों द्वारा किए गए शोषण, अंग्रेजी सरकार द्वारा लगाए गए भारी करों, ऋणों, बड़े ब्याज और पुलिस के जुल्म आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो पुलिस तो उस समय क्या थी भाई, अंग्रेजों की पुलिस थी। तो अंग्रेज तो ज़्यादातर इसलिए टॉर्चर कर रहे थे, इनको इसलिए प्रताड़ित कर रहे थे ताकि वो सर उठाकर अपनी आज़ादी के लिए ना लड़े, वो हमेशा हमारा गुलाम ही, वो हमारे गुलाम बने रहें और वो इसी तरह से जीवन यापन करें। वो क्या है, अपने पूरी ऐशो आराम की, ऐश्वर्य की ज़िंदगी जीना चाहते थे और हमारे देश पर आज़ादी करना चाहते थे। ठीक है, अब देखिए, आज़ादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू जी के क्या सपने थे, क्या आज़ादी के बाद साकार हुए, चर्चा कीजिए। तो ये प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो जिसमें क्या है, आप अपना तर्क लिख सकते हो। वो प्रश्न जरूर बनेंगे जिसमें आप अपना तर्क उसमें मिला सकते हो। और जो एग्जामिनर है, जो पेपर बनाने वाला है, वो आपका क्या है, आपका तर्क देखना चाहता है कि आप किसी बात को किस प्रकार से सोचते हैं। अब आप छोटे बच्चे तो हो नहीं, अब जिस जो प्रश्न डाटा वो कर कुछ लाइनें ऐसी हैं जिसमें 2-3 लाइन आप अपनी तरफ से अपनी सोच के द्वारा लिखोगे तो आपके अच्छे नंबर बनेंगे। ठीक है, तो देखेंगे इसमें क्या है। आज़ादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू जी भारत देश को एक स्वतंत्र भारत का अपनाने का सपना देख रहे थे। मतलब आज़ादी से पहले, अब देश गुलाम था तो सभी आज़ादी चाहते थे, तो जाहिर सी बात है पंडित जवाहरलाल नेहरू भी चाहते कि देश आज़ाद बने और स्वतंत्र भारत बने। इसके अतिरिक्त भारत निर्माण के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे थे। उन्होंने देश से गरीबी दूर करने, सभी जातियों को सम्मान प्रदान कर रहे, आर्थिक विकास करने के सपने देखे थे। अब क्या है, उस समय हमारा देश गुलाम तो था ही, लेकिन आपस में भी फूट थी भाई, ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, इस तरह से धर्मों में बटा हुआ था। इसके साथ ये वैश्य है, शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, तो ये जात पात की भी बहुत हमारे देश में ये धारणा थी। आपस में एकता नहीं थी तो किसकी आज़ादी प्राप्त करेंगे। इससे भी छुटकारा दिलाना था, उनके मन में ये भावना, एकता की भावना भरना था। आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। वे देश का विभाजन नहीं चाहते थे, फिर भी विभाजित लोगों की एकता का सूत्र बांधने का प्रयास किया। मतलब आज़ादी के पहले था जो, अब जो भारत पाकिस्तान जो हमारे देश के 2 टुकड़े हो चुके हैं, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि हमारे देश का विभाजन हो, हिंदुस्तान अलग बने, पाकिस्तान अलग बने। लेकिन फिर भी हमारे देश का विभाजन हो गया, देश 2 गुटों में बट गया, जिसमें बांग्लादेश भी है वैसे तो। लेकिन जब उस समय की बात करें 1947 में, तो बांग्लादेश नहीं था,
बाद में बना है ना। तो ये 1947 की बात है कि भारत, हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 देश बन गए थे, जिसमें वो बट तो गए थे लेकिन फिर भी ये चाहते थे कि किसी तरह से शांति बने रहे और हमारा देश का विकास हुए। पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा सभी क्षेत्रों में तरक्की। अब क्या है, जब देश बना, आज़ाद हुआ, अब क्या है, पंचवर्षीय योजना उन्होंने लागू की। प्रधानमंत्री बनते ही देश का काफ़ी सुधार करने की कोशिश की। पंचशील के सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किए गए। गांव में पंचायत भी शुरू की गई। पंचायत सरकार, नेहरू के शासनकाल में उनके द्वारा गए सपनों में कुछ साकार हुए। प्रत्येक कार्य को संपन्न होने में कुछ समय लगता है। कहने का अभिप्राय है कि जो उन्होंने सपने देखे थे भी, देश आज़ाद हो, चलो देश आज़ाद हो गया, फिर वो आर्थिक विकास चाहते थे कि अच्छा विकास हो, हमारा देश उन्नति करे, लेकिन सारे सपने तो कुछ सपने उनके पूरे हो गए, कुछ नहीं हो पाए। कुछ यानी कि अब किसी भी सपने को पूरा करने, अब आप बहुत सारे सपने एक साथ ले रहे हो तो सारे के सारे तो एक साथ पूरे नहीं होंगे, कुछ हो जाएंगे, कुछ होने में थोड़ा समय लगेगा। तो वही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ हुआ। उनके कुछ सपने साकार हो गए, देश आज़ाद हो गया, लेकिन उनकी जो आर्थिक विकास करने का जो सपना था वो पूरा इतना नहीं हो पाया। तो कहते हैं कि प्रत्येक कार्य को करने में थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे वो भी पूरा हो जाएगा। भारत के विकास को लेकर आप क्या सपना देखते हैं, तो ये देखने हैं भारत के विकास को हम सपने देख सकते हैं। देखो आप क्या सपना देखते हैं, अब आप इसमें अपने तर्क, यानी आप किस प्रकार का सपना देख, आप अपना तर्क इसमें जोड़ सकते हो भी। आप अपने देश को किस प्रकार बनाना चाहते हो, विकसित देश बनाना चाहते हो, नंबर 1 बनाना चाहते हो, किस तरह से आपकी क्या सोच है, इसमें आप अपने विचार जरूर लिख सकते हो। ठीक है, और आप जितने अच्छे विचार लिखोगे और जो पेपर है जो चेक करें वो प्रभावित हो गया तो आपके अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, भारत के विकास को लेकर हम सपने देख सकते हैं कि स्वतंत्रता का लाभ सबको मिले, भी सबको मिले, कोई भेदभाव नहीं। शासक जनता के हित के बारे में सोचे, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जैसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो वो अपने जनता के बारे में सोचे, उनका विकास करे, आर्थिक रूप से उन्हें सुदृढ़ बनाए, सरकारी नौकरी दे, और यह है उनका व्यापार अच्छा चले। शासक राजनीति स्वार्थों से बाहर निकले, आर्थिक विषमता समाप्त हो, प्रांतीय और सांप्रदायिक भाव लोगों के मनों से बाहर निकले, भाषा और धर्म के नाम पर भेदभाव समाप्त हो, राजनीतिक पार्टियों में परस्पर मतभेद न हो, सभी राजनीतिक पार्टियों का तथ्य यानी लक्ष्य एक का देश हो, मतलब सबका, यानी जितने भी अब मान लीजिए, मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहूँगी, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, और भी है, इनेलो है, और भी सभी पार्टियां, अभी क्या है, इनका लक्ष्य क्या है, अभी हमारा राज आए, हम जीत जाएं। लेकिन क्या है कि इसमें लेखक कहना चाहता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को एक ही लक्ष्य होना चाहिए, देश का विकास करना, देश से गरीबी को दूर करना, भ्रष्टाचार को समाप्त करना। ठीक है, इस प्रकार का देश चाहते हैं। देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो, वर्तमान शिक्षा पद्धति ऐसी हो जिसमें छात्र का भविष्य निश्चित हो सके। भाई अब वर्तमान शिक्षा पद्धति है जिसमें क्या सभी को रोजगार मिल सके, छात्र का भविष्य उज्जवल होना चाहिए, ये नहीं कि अब पढ़ाई पूरी हो गई अब नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, तो इस प्रकार शिक्षा पद्धति नहीं होनी चाहिए। भारतवासियों के हृदय में देशभक्ति और समाज सेवा की भावनाएं पैदा हो, मतलब भारतवासियों के हृदय में, सभी के में हमारे देश के प्रति देशभक्ति हो, समाज के प्रति सामाजिक भावना हो, यानी समाज सेवा की भावना हो। भारतवासी अपनी भाषा को प्राथमिकता दे। भाई ये नहीं कि हम विदेशों से अनुसरण करके अंग्रेजी को रटते रहें, और क्या हमारे देश की हिंदी से हम अनजान रहे, तो हमें हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। मैं आशावादी हूँ। ये इसके आप अपने विचार यहाँ लिख सकते हो। देखो ये लाइनें आप अपने यहाँ लिया गया है कि 2 लाइन लिखी गई हैं, आप अपनी तरफ से 1-2 लाइन और भी लिख सकते हो। मैं आशावादी हूँ, हमारा भारत एक दिन अवश्य एक आदर्श देश बनेगा, सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनेगा, जितने भी आर्थिक है, सामाजिक है, या फिर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक है, उसमें आत्मनिर्भर बनेगा। मैं सर्वशक्तिमान प्रभु से ये कामना करता हूँ कि मेरे सपने को साकार करे, मतलब कि मैं सर्वशक्तिमान प्रभु से, ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि वह मेरे सपनों को साकार करे। तो यहाँ आप ये भी लिख सकते हो, ये लिखा है यहाँ पर कि सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो। आप यहाँ लिख सकते हो कि आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से एकता की भावना हो, सभी मिलजुल कर रहें, ये जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव ना हो, आपस में लड़ाई ना हो, इसमें एकता का भाव हो, सभी को रोजगार के समान अवसर मिले। तो इस प्रकार की आप कुछ लाइनें अपनी तरफ से लिख सकते हो। ठीक है, आपकी दृष्टि से भारत माता और हिंदुस्तान
की क्या संकल्पना है बताइए। एवं आपकी दृष्टि जहाँ पे कि आपकी दृष्टि में, तो मैं ये कहती हूँ कि आपको, जैसे मैंने अब आपको ये करवा रही हूँ तो ज़रूरी नहीं कि मैंने यहाँ ये मान लीजिए ये 3 लाइन नहीं, मैं 3, तो यहाँ पर आप कुछ लाइनें अपनी तरफ से भी लिख सकते हो सकता है इन लाइनों से आप बेहतर लिखें। तो अपनी अपनी सोचन शक्ति, अपनी तर्क शक्ति को बढ़ाइए और अपने अच्छा लिखने का प्रयास कीजिए। देश मेरी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की संकल्पना इस प्रकार है। भारत की सभी सजीव और निर्जीव वस्तुएं, उदाहरण स्वरूप सभी प्रकार के प्राणी, भारतीय संस्कृति, परंपराएं, साहित्य, सभी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक आदि से संबंधित सभी प्रकार के कार्य भारत माता और हिंदुस्तान है। तो मतलब कि ये है कि आपकी दृष्टि में पूछा गया कि भारत माता और हिंदुस्तान की क्या संकल्पना है। तो ये कह रहे हैं कि चाहे सजीव वस्तु हो, निर्जीव वस्तु हो, चाहे हमारी संस्कृति हो, हमारी परंपराएं हो, हमारा साहित्य हो, हमारी वैज्ञानिक, सामाजिक आदि सभी प्रकार के कार्य यानी क्या है, भारत माता और हिंदुस्तान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में किसानों की स्थिति किस सीमा तक बदली है, चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर भी प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न आप लिख सकते हो अपनी तरफ से कि वर्तमान, मान लीजिए आप किसान परिवार से संबंध रखते हैं, तो आज आप किस प्रकार का बीज प्रयोग कर रहे हैं। पहले क्या है, आपके जो पिताजी हैं या दादाजी हैं नहीं कर पा रहे थे, आपके पिताजी तो नहीं, दादाजी मान लीजिए, क्योंकि वो थोड़ा सा और पीछे के ज़माने के होंगे, तो वो नहीं कर पा रहे थे। आपके घर में क्या सुविधा पहले नहीं थी जो आप कृषि को नहीं दे पा रहे थे, अच्छी उन्नत किस्म की बीज नहीं मिल पा रहे थे या अच्छी फसल नहीं उगा पा रहे थे। आज की और उस आमदनी में कितना अंतर आया, तो आप अपनी तरफ से अपने परिवार से लेकर चलिए, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहले आपके पास क्या सुविधा नहीं थी और आज आपके पास क्या सुविधा है। ठीक है, तो एक बार देखेंगे प्रश्न। स्वतंत्रता प्राप्ति को कई वर्ष हो गए, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति को कई वर्ष हो गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रारंभ के दिनों में भारत एक गरीब देश की संज्ञा दी गई थी, यानी उस समय तो हम गुलाम थे और भारत जब आज़ाद हुआ तो एकदम से तो गरीबी दूर होगी नहीं। अब इतने सालों से अंग्रेजों ने हमारे देश पर आज़ाद राज किया था, हम आज़ादी मतलब गुलामी के चंगुल में थे, तो कुछ नहीं छोड़ा था उन्होंने हमारे पास, तो हम गरीबी के दौर से गुजर रहे थे। अब इसे विकासशील देश माना जाता है, यानी अब थोड़ा थोड़ा विकास करने लगे हैं। यानी एक होता है विकासशील देश, ठीक है, और एक होता है विकसित देश। विकसित देश जैसे अमेरिका है, रूस है, ये इस प्रकार के देश विकसित देश हैं जिन्होंने अपना विकास कर चुके हैं। लेकिन हमारा देश है विकासशील देश है, हमारा विकास पूरी तरह से नहीं हो रहा है, मतलब हम विकास की ओर अग्रसर है, अब विकसित नहीं हो पाए हैं, हम विकासशील देश कह सकते हैं। ठीक है, किसानों की स्थिति पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि उनकी अवस्था में काफ़ी सुधार आया। पहले क्या था, जैसे बैलगाड़ियों का स्थान ट्रैक्टरों ने ले लिया। अब आपके दादाजी कृषि करते हो तो बैल से करते होंगे, ऊँट से करते होंगे, लेकिन अब क्या है, सबके पास ट्रैक्टर हो गया। उन्नत बीज और वैज्ञानिक रूप से तैयार खादों का प्रयोग उनकी फसल में वृद्धि हुई है। अब क्या, पहले देसी खाद डाली जाती थी, जैसे गोबर की है, गाय के गोबर की, भैंस के गोबर की खाद डाली जाती थी या और भी किसी पशुओं के, लेकिन अब क्या है, उन्नत किस्म की खाद मिलने लगी है, तो फसल में वृद्धि हुई, अच्छी फसल होने लगी है। पहले कुओं, तालाब, वर्षा की सिंचाई पर माध्यम था, मतलब पहले कुओं से, तालाबों से, वर्षा की सिंचाई पर हम निर्भर रहते थे, लेकिन अब क्या है, ट्यूबवेल हो गई है, यानी सब किसानों के पास ट्यूबवेल उपलब्ध हो गए हैं। उन्हें बैंकों से ऋण मिल जाता है। पहले क्या था, पूंजीपतियों से तो ऋण लेते थे या साहूकारों से, तो वो उनका ऋण कभी चुकता ही नहीं था। इंसान मर जाता तो वो ऊपर चढ़ाते ही रहते थे, और उनकी क्या है, उनके पास वो ज़मीन भी नहीं बचती थी, घर भी बिक जाते थे ज़मीन, लेकिन वो ऋण नहीं चुका पाते थे। लेकिन आजकल क्या है, बैंकों से ऋण मिलने लगा है और उचित जो है ब्याज दर पर मिलने लगा है। किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठा है। देश के कुछ भागों में किसानों की स्थिति में सुधार नामात्र हुआ। देश के जिन भागों में किसान की सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें सुविधाएं दिलाना सरकार का परम कर्तव्य है। अब क्या है, ये तो सुविधाएं मिल गई, अच्छे बीज मिल गए, उन्नत किस्म के बीज मिल रहे हैं, और क्या है, वैज्ञानिक तरीके से कृषि होने लगी है, खाद मिलने लगी है, बैलगाड़ी की जगह ट्रैक्टर आ गए हैं, अब क्या है, ट्यूबवेल हो गए। लेकिन क्या है, अब ये सारी सुविधाएं तो हर जगह तो नहीं है, कुछ जगह तो ये सुविधाएं मिल गई है, लेकिन कुछ जगह ऐसा है, जैसे राजस्थान के कुछ भागों में आज भी ये सुविधाएं नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि देश के प्रत्येक भाग में ये सुविधाएं उपलब्ध करवाएं, और ताकि क्या है, जो पिछड़े हुए किसान हैं वो भी अपना विकास कर सके, उन्नति की ओर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकें। ठीक है,
आज़ादी से पूर्व अनेक प्रकार नारे दिए गए, तो नारे देखना है भाई। ये तो वैसे मेरे ख्याल से तो ये नारे आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं एक बार, क्योंकि एक एक नंबर के प्रश्न मेरे ख्याल से तो नहीं बनेंगे। हो सकता है 1-2 प्रश्न पूछ भी लिया है, लेकिन देख जय हिंद जय सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये एकता का संबंधित है। फूट डालो राजगुरु अंग्रेज सरकार ने दिया था। भारत माता की जय पंडित जवाहरलाल नेहरू। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। मेरा रंग दे बसंती चोला भगत सिंह। अंग्रेजों भारत छोड़ो महात्मा गांधी। ये कई बार आया भी है। और करो या मरो महात्मा गांधी, ये नारे कई बार दिए गए। तो एक बार आप इनको देख लेना। वैसे इसमें समझाने की कोई आवश्यकता इतनी है नहीं, और वैसे आपको याद भी होंगे क्योंकि आप काफ़ी समय से इनको पढ़ते आ रहे हैं। देखिए फिर आगे चलते हैं। नेहरू जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन से सिद्धांतों का प्रचार किया? नेहरू जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया। भारत माता पाठ से निहित उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। अब क्या है, इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। जो उद्देश्य वाले प्रश्न होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, आप कुछ ऐसे प्रश्न मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप परीक्षा, ये नहीं कि ये तो आप कहीं पर भी रट लोगे, लेकिन बाद में कमेंट आते हैं कि मैम किस प्रकार के लिखें, कितना लिखें। तो मेरा कहने का अभिप्राय है, एक तो आप दिमाग से ये बिल्कुल निकाल दो कि हर प्रश्न आपका 10 नंबर का होगा या 15 का होगा। आपको प्रश्न 10 के भी मिलेंगे, 5 के भी मिलेंगे, हो सकता है 6-8 के भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको उस जो आपको पाठ दिया जाए, जो पाठ्यक्रम दिया गया, उसको आपको अच्छी प्रकार से तैयार करना है और उसी के अनुसार लिखना है, ठीक है। अब क्या है, कुछ जैसे सोनम बात करूँगी मैं आगे में, जैसे ये आपकी हो सकता है कि आपकी डेट पोस्टपोन्ड हो जाए, लेकिन मैं फिर भी करूँगी बात। अगर एडमिट कार्ड आ जाते तो मुझे एक विषय पर आपसे बात करनी है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में कन्फ्यूजन है, ठीक है। भारत माता पाठ में निहित उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। भारत माता पाठ में निहित उद्देश्य लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरित करना, क्योंकि सभाएं इसलिए हो रही थी ताकि देश के युवा जागरूक हों और अपने उन्हें पता चल जाए कि हमारा शोषण हो रहा है, हम गुलाम हैं, हमें आज़ादी की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त लेख बताना चाहते हैं कि देश में विभिन्नताओं के बावजूद एकता है। इस देश के लोग अन्य सभी वस्तु भारत देश का अंश। कहने का मतलब ये है कि हमारा देश विभिन्नताओं का देश है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, और मतलब मौसम में भी परिवर्तन है, कहीं पर गर्मी पड़ती है, कहीं पर सर्दी, कहीं तो, लेकिन क्या है, इन सभी विभिन्नताओं के बावजूद हमें एकता से रहना है, यानी एकता स्थापित करनी। वैसे हमारे देश में एकता है भी, और देश की सभी वस्तुएं, चाहे एनर्जी हो, सजीव हो, सभी भारत का एक हिस्सा है। सभी लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी वर्गों के लोग, सभी भारत का एक हिस्सा है, भारत का एक अंश है। इसलिए सभी को मिलकर आज़ादी के लिए प्रयास करना चाहिए। लेखक का ये उद्देश्य था। लेखक अपनी सभाओं में विदेशों का उदाहरण देने का क्या उद्देश्य थे? अब क्या है, वो ऐसी नौबत क्या आई, ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि देश, अपने देश के लिए उन्हें विदेशों का उदाहरण, अपने देश के नागरिकों को जागरूक करने के लिए वो बार बार विदेशों का उदाहरण क्यों दे रहे थे? तो देखेंगे, पढ़ेंगे हम विस्तार से। लेखक द्वारा विदेशों का उदाहरण देने का उद्देश्य यह था कि जिस प्रकार चीन, स्पेन, यूरोप, पश्चिमी एशिया में संघर्ष किया, उसी प्रकार भारत देश भी संघर्ष करे। भाई देखो, कहा जाता है कि अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा उस देश का, मैं बताऊंगी आपको। मतलब सभी, अमेरिका है चाहे रूस है, सभी देश किसी न किसी देश के गुलाम रहे हैं, तो उन्होंने संघर्ष करके आज़ादी प्राप्त की है, ठीक है। अब आगे बढ़े हैं। संघर्ष के बाद सफलता के चिन्ह दिखाई दे सकते हैं। रूस देश ने जिस प्रकार इतनी जल्दी उन्नति की कि भारत उसी भारत देश में स्वतंत्र होकर उन्नति कर सकता है। भाई देखो, उन्होंने उदाहरण इसलिए दिए थे ताकि देखो देशों से सीखें। यानी रूस देश भी गुलाम था, उन्होंने आज़ादी प्राप्त करने के बाद इतनी उन्नति की कि भारत भी उस प्रकार से उन्नति कर सकता है। अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निरंतर संघर्ष किया और स्वतंत्रता के बाद लगातार तरक्की कर रहा है। अब अमेरिका भी गुलाम था, वो भी आज़ादी के बाद निरंतर उन्होंने संघर्ष किया और आज तरक्की कर रहा है, एक विकसित देश बन गया है। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरित करने के लिए लेखक को विदेशों का उदाहरण का सहारा लेना पड़ा। कहने का अभिप्राय ये है कि देखो, जब रूस उन्नति कर सकता है, अमेरिका कर सकता है आज़ादी के बाद, तो भारत भी उन्नति कर सकता है। इसलिए लेखक ने उदाहरण दिया है कि इतनी जल्दी उन्होंने भी अपने देश को एक विकसित देश बना लिया, तो भारत भी एक विकसित देश बन सकता है। तो इसलिए लेखक ने ये उदाहरण दिया। भी उदाहरण के इनसे कुछ सीखने को मिले। आप जैसे, आपको अब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली है,
तो कई बार होता है ना, जैसे क्लास में आपको सिक्स देखो, उसमें इतने गरीब घर का बच्चा था, वो इतनी उन्होंने उन्नति की, आज उसके पास ये है, आज वो इतना बड़ा प्रोफेसर बन गया है, लेक्चरर बन गया है, उसने ऊंचे पद पर जो भी है। तो इसी प्रकार से लेखक का भी मतलब यही था कि संघर्ष करके इंसान अपने सपनों को साकार कर सकता है। ठीक है। भारत माता पाठ की मूल विषय वस्तु क्या है? पाठ के पहले चरण में नेहरू जी ने बताया कि वे किस प्रकार देश के विभिन्न भागों में आयोजित सभा में जाकर भारतीय जनता को बताते थे कि देश के विभिन्न भागों में बसे भारतीयों की समस्याएं समान है। मतलब भारत के किसी भी कोने में कोई भी नागरिक रह रहा है, लेकिन उनकी समस्याएं सभी की समान है, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी वर्ग का है, लेकिन उनकी समस्या एक ही है, क्या है? देश को आज़ादी दिलाना। भारत अनेक हिस्सों में बटा होने के बावजूद एक है, क्योंकि उनकी सभी भागों की नीति एक ही प्रकार से बनती बिगड़ती। अब क्या है कि चाहे वो किसी भी कोने में रह रहा है, किसी भी जाति का है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई है, वैश्य है, शूद्र है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, लेकिन उनकी सभी की एक ही समस्या है, क्या है? गुलामी। और इसके लिए उन्हें संघर्ष करके आज़ादी प्राप्त करनी है। तो ये लेखक समझाना चाहते हैं। नेहरू के स्वागत में प्रयोग किया गया नारा भारत माता की जय भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरित करने के सहायक सिद्ध हुए। अब क्या है, सभी बोलते थे भारत माता की जय, तो क्या ये नारा सहायक सिद्ध हुआ या नहीं हुआ? आप अपने विचार लिख सकते हैं इसमें। नेहरू भारत माता की जय नामक नारे को परिभाषित करते हैं। इस नारे में उनका अर्थ भारत के सभी सजीव निर्जीव वस्तुओं की जय था। जब नेहरू जी भारतीय जनता से कहते थे कि भारत माता के अंश है, तो एहसास होता है कि भारत देश अपना है, तो इसे अपने इस भारत को स्वतंत्र करवाने का प्रयास करते थे। कहने का मतलब ये कि वो नागरिकों के मन में ये डालते थे, ये विचारधारा जोश भरेगी कि आप सब क्या है, भारत का एक अंश हो। तो ये उनको जब लगता था कि हम भी भारत का अंश है, तो उनके अंदर एक जागरूकता आती थी कि हम भारत का अंश है, तो हम भी हमें देश को स्वतंत्र करवाने के लिए और प्रयास करना चाहिए, जी जान से पूरी ताकत लगानी चाहिए। अंत में इन्हीं स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए आंदोलन देश को स्वतंत्र करवाने में काफ़ी सहयोग मिला। अब इस नारे से, जैसे भारत माता की जय, तो बोलते भारत माता कौन है? आप ही भारत माता हो। इन्हें सारे प्रत्येक सजीव निर्जीव वनस्पति पहाड़ सब कुछ भारत माता है। तो बोलते थे आप भी भारत माता का एक अंश हो। तो उसमें क्या होता था, उनको मतलब एक जोश भरा होता था और काफ़ी इस नारे से सहयोग मिला। सभी एकजुट होकर एकता प्राप्त करके लड़ाई यानी आंदोलन में कूदने के लिए तैयार हो जाते थे, आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाते थे। आंदोलन द्वारा ही देश की अधिकतर जनता अंग्रेजों के खिलाफ हुई। अब इस आंदोलन के द्वारा और इन नारों के द्वारा क्या कि भारत देश की संपूर्ण जनता एकता में बंधी और वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकी। तो इस प्रकार से यहाँ भारत माता पाठ के प्रश्न हैं ये। इसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और किसी भी अगर ये प्रश्न मैंने करवाने की कोशिश की, मुझे लग रहा है कि इस पाठ से प्रश्न आएंगे, क्योंकि पाठ काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमारे देश भारत का जिक्र है, तो ध्यान से पढ़ें। किसी भी प्रश्न से संबंधित आपको डाउट है या संशय स्थित है, कमेंट बॉक्स में अवश्य में लिखें। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और ये पीडीएफ भी आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी की ये प्रश्न नहीं है तो व्हाट्सएप लिंक भी आप डाउनलोड करें। व्हाट्सएप का लिंक भी वैसे आपको जुड़ना पड़ेगा भाई, आपको एक व्हाट्सएप का जो लिंक है वो अपने फ़ोन में बनाना पड़ेगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, वो इसको लिंक कर सकते हैं, मेरे से बातचीत कर सकते हैं किसी भी प्रश्न से संबंधित। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।